जय माँ सरस्वती। पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से ये चर्चा हो रही है कि 29 मार्च को क्या होने वाला है। ऐसा क्या खास है 29 मार्च की तारीख में कि सभी जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिष को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग इस बात को लेकर काफ़ी भयभीत हैं। तो मैं भी आपके सामने अपना मत रखने जा रही हूँ 29 मार्च को लेकर, और जब तक ये ग्रह स्थिति रहेगी। दरअसल होने ये वाला है कि 29 मार्च को 6 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, राहु और शुक्र ये एक ही राशि में होंगे, मीन राशि में होंगे। आप सभी को पता है कि जो शनि का जो गोचर है, 30 सालों में शनि अपनी राशि में वापस पहुंचता है, मतलब किसी एक राशि में 30 साल बाद पहुंचता है। तो मीन राशि यानी अपने कालपुरुष की अंतिम राशि में वो पहुंच रहा है। तो इसको एक तरह से इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि कालपुरुष की जो 1 से 12 तक राशियां हैं, मीन राशि यानी आखिरी राशि, तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये राशियों का अंत है। तो इसको लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि एक युग का अंत, एक जीवन का अंत, या प्रकृति का अंत, या पृथ्वी का अंत। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात बोलूँगी कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो परिवर्तन है बहुत सी अच्छी बातें भी लेकर आएगा। एक छोटी सी बात जो कहना चाहूँगी, जो शायद आपने कभी किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी औरों से, और ये कि जहाँ पर भी 4 ग्रह एक साथ, कम से कम 4 ग्रह एक साथ जमा होते हैं जिस राशि में, तो उस राशि में, उस घर में प्रवज्या योग बनता है। प्रवज्या योग एक अध्यात्म के लिए, या फिर कह सकते हैं कि संन्यास के लिए, या अपने आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ये कॉम्बिनेशन 6 ग्रहों का बन रहा है, षडग्रही योग 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव अपने आप में मोक्ष का कारक है। कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में बन रहा है, मीन राशि में। तो ये अपने आप में एक मोक्ष के भाव में जो 6 ग्रह जमा हो रहे हैं, तो सोचिए कि अध्यात्म की जो स्थिति है हमारे देश में या विश्व में, वो किस चरम पर होगी। तो इसके कुछ पॉजिटिव भी जो दृष्टि है हमारी, उससे हमें देखना चाहिए। हमें ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए कि ये जो 29 मार्च को जो परिवर्तन आ रहा है वो हम सब के लिए खराब ही होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन का अंत हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए, किसी राशियों वाले को रखनी चाहिए। तो किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है थोड़ा बहुत, ये बताऊंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि ज्योतिष में कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किन राशि वालों को कौन सा अलाइनमेंट करना चाहिए, यानी कि अपने आप को कैसे ढालना चाहिए जिन ग्रहों में, जिन भावों में आपके ये ग्रह जमा हो रहे हैं, 6 ग्रह। तो उस भाव में अगर वो निगेटिव भाव हैं, तो उस निगेटिव भाव को के जो एट्रीब्यूट हैं, यानी उसके जो कारक तत्व हैं, उनको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें कि उन कारक तत्वों के हमको खराब फल मिलना बंद हो जाए। बस सिंपल सी बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर 8वें भाव में बन रहा है या 8वें को देख रहा है तो हमारी मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचे। कोई भी ज्योतिषीय विधा, कोई भी पद्धति जिससे हम ज्योतिष को देखते हैं या हम कुंडली को देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है कि कोई भी योग खराब ही खराब होता है। इसमें हमारे देखने की, बस हमें देखने, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमें उसको, हम गूढ़ उसका जो अर्थ है निकाल सकें, उसको डिकोड कर सकें। तो आज मैं अपनी दृष्टि से आपको डिकोड करके बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। यहाँ एक बात बता दूँ मेष राशि की बात करने से पहले कि जो योग कुछ बन रहे हैं जिसके बहुत बहुत खराब से, या कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक से नाम है जो योग इस समय बन रहे हैं, मतलब जो 6 ग्रह जो आपस में हैं, उनका आपस में जो योग हो रहा है, उन योगों को कुछ नाम दिए गए हैं जो बड़े खतरनाक हैं या डरावने हैं। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि शनि और राहु का जो योग है वो पिशाच योग कहलाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य और राहु जो है ग्रहण योग है, ग्रहण योग कहलाता है ये, लेकिन इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सबके अलाइनमेंट बताऊंगी आपको। चंद्र राहु ग्रहण योग है, अलाइनमेंट बताऊंगी आपको। शुक्र राहु, इसको भी एक अजीब सा नाम दिया गया है, लंपट योग या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुध राहु जड़त्व योग कहते हैं, यानी कि बुद्धि जड़ हो जाती है ऐसा कहते हैं, लेकिन इसका भी अलाइनमेंट बताऊंगी। हर योग का एक अच्छा सा कारक तत्वों को लेके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, एक अच्छी स्थिति बनती है कि आप अपनी लाइफ में उसको अपनी हॉबी के रूप में या अपने प्रोफेशन के रूप में आप, या दैनिक दिनचर्या के रूप में आप उसको अपनाएं और देखें कि ये जो ग्रह है, न ही वो पिशाच योग बन रहा है, न ही वो ग्रहण योग बन रहा है, बल्कि उसने आपको कुछ बहुत अच्छा दे दिया। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। और जो मेष राशि है उसके लिए
जो ये योग बन रहा है वो किस भाव में बन रहा है, तो 12वें भाव में बन रहा है, क्योंकि मेष राशि मेष लग्न से शुरू होती है। तो मैं मेष राशि यानी आप इसको मेष राशि या मेष लग्न, वृषभ राशि या वृषभ लग्न ऐसे देखेंगे यहाँ पर। तो मेष राशि के लिए जो 12वें भाव में बन रहा है ये योग, 12वें भाव में बनने का बहुत सीधा सा एक अर्थ बनता है कि 12वां भाव मोक्ष का है, और मोक्ष के भाव में अगर षडग्रही योग यानी प्रवज्या योग बन रहा है तो ये अध्यात्म की दृष्टि से आपको काफ़ी ऊंचा ले जा सकता है। मैं केवल पॉजिटिव बात करूंगी यहाँ पे, जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ छोटी सी निगेटिव बात है तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो मेष लग्न के लिए क्या है, ये प्रवज्या योग बन रहा है, अध्यात्म की ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। आप जिसे खोज रहे थे, जिस सत्य को खोजने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको शायद इस समय मिल जाए, ध्यान की अच्छी अवस्था आपको मिल जाए। यहाँ 6वें भाव में चूंकि केतु है, 12वें को देख रहे हैं, सामने जो षडग्रही योग बन रहा है उनमें राहु है, इसलिए 6वें में केतु है। तो 6वें में केतु का होना और 12वें में ये सारे ग्रहों का होना, ये जो एस्पेक्ट एक दृष्टि पड़ रही है, ये दिखाती है कि आप अध्यात्म में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। अब जो ये शनि की यहाँ पे दृष्टियों को देखेंगे, क्योंकि और ग्रहों के दृष्टियों का इतना महत्व नहीं, लेकिन हाँ शनि की जो दृष्टि है उसका महत्व। शनि के पास 3 दृष्टि है, आप जानते हैं, एक है तीसरी, एक है सातवीं तो सबके पास होती है, विशेष दृष्टियाँ जो है वो तीसरी और 10वीं हैं। तो यहाँ पे तीसरी दृष्टि शनि की 12वें भाव से मेष लग्न वाले के धन भाव में पड़ रही है। धन भाव में पड़ने से नेचुरल सी बात है कि आकस्मिक धन, क्योंकि राहु है आकस्मिकता का प्रतीक है, तो आकस्मिक धन देंगे यहाँ पर, और अवश्य धन देंगे, ये निश्चित है यहाँ पर। तो आपका धन बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जो परिवार भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये परिवार कुटुंब का है, तो परिवार में कोई परिवार का बढ़ना यानी कि कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है, संतान के रूप में या फिर बहू दामाद के रूप में, जैसे भी। और इसके बाद 6वें घर में पड़ रही है दृष्टि, तो 6वें घर को कृष्णमूर्ति पद्धति में धन का माना गया है, और वैदिक पद्धति में ये रोग ऋपु ऋण भी है। तो वैसे भी कहा जाता है कि जैसे धन आता है तो रोग भी आते हैं, तो यहाँ धन आएगा, लेकिन कुछ रोगों की संभावना बन सकती है यहाँ पे, तो आकस्मिक हो सकता है वो सब। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि एक छोटा सा उपाय और अलाइनमेंट दोनों बताऊंगी मैं। उपाय करना है दान के रूप में वो करिए, अलाइनमेंट करना है वो करिए, दोनों ही फायदा देगा। तो जौ और मूंग, खड़ा मूंग जिसको बोलते हैं, हरी मूंग का दान करिए, और जौ यानी बारले उसका दान करिए, मंदिर में जाके दे दीजिए। और इसका जो अलाइनमेंट है वो है कि हमें जो 6वां भाव जैसे केतु का है, यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज योग के रूप में करते हैं, योग मतलब योगा जिसको कहते हैं, तो अगर हम योग करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होने से राहु अलाइन होगा। हम चूँकि एक्सरसाइज करेंगे तो नियमितता रहेगी एक उठने की सोने की, तो शनि अलाइन हो जाएगा। अगर शनि राहु अलाइन हो गए 6 ग्रह में से, तो बाकी की कोई समस्या ही नहीं बची। तो ये मेष राशि के लिए हो गया। और इसके बाद फिर जो दूसरा है वो है वृषभ लग्न या वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बता दूं कि ये जो योग है ये बन रहा है आपके 11वें भाव में, यानी गेंस के हाउस में बन रहा है, लाभ भाव जिसको बोलते हैं, गेंस के हाउस में बन रहा है। तो अपनी तीसरी दृष्टि से जो शनि है वो देख रहे हैं लग्न को, फिर उसके बाद अपनी 7वीं दृष्टि से वो देख रहे हैं संतान भाव को, और उसके बाद अपनी 10वीं दृष्टि से वो देख रहे हैं 8वें भाव को। तो लग्न और 8वें भाव का जो यहाँ पे इन्वॉल्व होना थोड़ी सी हेल्थ की समस्या को दिखा सकता है वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को। लेकिन फिर यहाँ बोलूँगी कि बात जब तक अलाइनमेंट आपके पास में है, कभी भी ये मत सोचिए कि हमें प्रॉब्लम ही आएगी। यहाँ एक बात बताऊँ कि जो लोगों का भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, वे कोई भी एक नया विषय उठा लें जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र 5वां और 8वां है, तो ज्योतिष शास्त्र को उठाएं, या फिर कोई जैसे कि आयुर्वेद है, उसमें लग्न भी शामिल हो गया, क्योंकि लग्न हमारा स्वास्थ्य है। तो लग्न 5वां भाव ज्ञान का और 8वां भाव गूढ़ ज्ञान का यानी रिसर्चेस का। तो जब आप 1, 5, 8 आपके भाव जहाँ पे एक्टिव हो रहा है ये कॉम्बिनेशन, उसको यूज़ कर लेंगे तो आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो क्या करें, 29 मार्च जैसे आता है, 29 मार्च से लेके अब ये जो समस्याएं हैं वो 17 मई तक, मतलब ये कॉम्बिनेशन रहेगा लगभग। इसमें से कुछ ग्रह हटते जाएंगे हालांकि, लेकिन शनि राहु 17 मई तक रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि कोई नया विषय उठा के, जैसे कि ज्योतिष है, हीलिंग है, टैरो कार्ड है, और कोई भी नया विषय, इवन ऐसा नहीं कि अध्यात्म से रिलेटेड, कोई भी नया विषय अध्यात्म का हो, ध्यान का हो, मंत्रों का हो, मंत्रों पे कोई शोध है, मंत्रोच्चार की आपकी जो दिनचर्या है उसको शामिल कर सकते हैं आप। तो ये करें।
बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अलाइनमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दान की सुविधा है। तो दान आपको करना है जौ और चने की दाल का। जौ का दान करें और चने की दाल का दान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इसके बाद फिर मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि या मिथुन लग्न की। ये जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न में जो कॉम्बिनेशन ये वाला बन रहा है 6 ग्रहों का षडग्रही योग, वो बन रहा है 10वें भाव में। 10वें भाव में बन रहा है। और यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जिस भाव में बन रहा है उस भाव को भी वो कहीं ना कहीं एनहेंस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है ना। तो जैसे मैंने मेष लग्न में बताया कि वो मोक्ष को बढ़ा रहा है, ऐसे ही वृषभ में मैंने बताया गेन्स को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोफेशन के भाव को बढ़ा रहा है, प्रोफेशन के भाव के इफेक्ट को बढ़ा रहा है मिथुन में। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न में 10वें में बन रहा है। अब इसकी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, लेकिन हम बुरा ही क्यों सोचते हैं? ये विदेश यात्रा का भी तो है, तो विदेश यात्रा का है। इसके बाद फिर 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है चौथे घर में पड़ रही है, आपको अचानक प्रॉपर्टी के गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि शनि है, शनि देख रहा है अपने चौथे भाव को। और इसके बाद 7वें घर में पड़ रही है दृष्टि, तो 12, 4 और 7, 7, 4 और 12 इन भावों में पड़ रही है मिथुन लग्न या राशि में दृष्टि शनि की, सॉरी। तो शनि की दृष्टि को हम कंसीडर यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि शनि के पास ही विशेष दृष्टियाँ हैं इन 6 ग्रहों में से, और शनि की दृष्टि का महत्व भी है। तो यहाँ पर जब 12वें भाव को शनि देखेंगे तो विदेश यात्राओं को आपकी बढ़ा सकते हैं। विदेश से आपके, सोचिए शनि कर्म है, कर्म यानी प्रोफेशन, तो विदेश से आपके जो व्यापार को ये बढ़ा सकते हैं, विदेश से आपके व्यापार को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद चौथे घर को देख रहे हैं तो आपका मकान अचानक आपको दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन आपको मकान आपने खरीद लिया, मिल गया, आपने खरीद लिया, किसी तरह व्यवस्थाएं हो गई ये। और इसके बाद 7वें घर को देख रहे हैं, तो 7वें घर को देख रहे हैं तो आपका व्यापार का भी है ये और वैवाहिक जीवन का भी। तो अचानक किसी लोगों का विवाह हो सकता है जिनका नहीं हो रहा था आकस्मिक रूप से। और साथ में ये भी है कि अलाइनमेंट के रूप में बोलूँ तो अपने पति के साथ या पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ आप विदेश यात्रा पे चले जाएं। विदेश यात्रा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरे स्टेट चले जाएं। दूसरे स्टेट में दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आपके राज्य से लगे लगे कोई राज्य में चले जाएं जहां दूसरी भाषा बोली जाती है, दूसरी संस्कृति है, वहां घूम के आ जाएं इस बीच में। तो आपको कोई भी गलत इफेक्ट इसके नहीं मिलेंगे, वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे हम लोग करोड़ों लोग हैं, हम लोग अरबों लोग हैं पृथ्वी में, तो कुछ ना कुछ को तो इफेक्ट पड़ेंगे, अपने अपने सबको कर्मों के हिसाब से पड़ेंगे, लेकिन सबको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और यहाँ दान की बात है, अलाइनमेंट तो मैंने बता दिया कि विदेश यात्रा कर सकते हैं, अदर स्टेट की यात्रा कर सकते हैं। और रही बात दान की, तो रुई का दान जौ के साथ, जौ और रुई ये दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि में जो योग है, ये संयोग है 6 ग्रहों का, षडग्रही योग जिसे कहते हैं, तो वो षडग्रही योग बन रहा है यहाँ 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव में। तो पहले ही भाग्य को एनहेंस कर रहा है, प्रभाव बढ़ा रहा है उसके। और इसके बाद शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 11वें भाव यानी गेन्स को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और इसके बाद अपनी 7वीं दृष्टि से वो नेटवर्क के हाउस को देख रहे हैं, यानी छोटे भाई बहन के, पराक्रम के, नेटवर्किंग के हाउस को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं। और इसके बाद अपनी 10वीं दृष्टि से वो बीमारी या फिर पैसे के भाव को देख रहे हैं, दोनों बोलूँगी मैं, क्योंकि रोग ऋण भी है और धन भी है, लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी का भाव है ये। तो जब 11, 3 और 6 यानी 3, 6, 11 इन भावों को देख रहे हैं, 3, 6, 11 को देख रहे हैं, तो यहाँ नेचुरल सी बात है कि कर्क राशि या कर्क लग्न वालों को अपने जन्म स्थान से दूर या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर कहीं नौकरी मिलने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है, नौकरी मिलने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है। नेटवर्किंग से आपको गेन्स पाने के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जो भी कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस ऑनलाइन का है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं, बहुत बढ़िया गेन्स होने वाले हैं। यहाँ कहीं कोई खराबी नहीं है, किसी खराब हाउस में रिजल्ट नहीं वो दृष्टि नहीं पड़ रही, एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि 6वां घर है, 6वां घर बीमारी का है, और जैसे ही हम रोग ऋण सुनते हैं हम पहले ही डरने लगते हैं कि हमें ही होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डरने की बात नहीं। लेकिन फिर भी 6वां घर है तो अपने आप को अलाइन रखिए, कैसे? एक्सरसाइज करके, नियमित रह के, दिनचर्या में अनियमितता बरतेंगे। वैसे भी देखिए 6वां घर कोई भी एस्पेक्ट किसी का पड़े न पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6वें घर यानी कि नियमितता आप जीवन में पालन नहीं करते हैं, आप कभी 8 बजे उठते, कभी 7 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे रात को सो रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो नेचुरल सी बात है आपको बीमारियां आएंगी। तो नियमितता का पालन करें, कभी बीमारी नहीं आएगी, बल्कि पैसे ही पैसे आएंगे ये कर्क वालों को।
और इसके बाद इनके लिए दान की जो वो है वो भी बता देती हूँ कि चने की दाल और जौ का दान करना है। एक और अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अलाइनमेंट हालांकि पूरा अच्छा आ रहा है यहाँ, लेकिन फिर भी एक अलाइनमेंट बता देती हूँ कि अपना गुरु बना लें। इस वक्त में किसी को गुरु बना लें। किसी को गुरु बनाने का अर्थ ये है कि आप किसी जीवित व्यक्ति पे अगर भरोसा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप शंकर जी को बना सकते हैं। आप हनुमान जी तो ऑलरेडी जीवित हैं, चिरजीवी हैं, वो तो चिरंजीवी हैं, तो आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लें। गुरु दीक्षा उनसे ले लें, जाकर अपना पीले लड्डू चढ़ा के उनको पीला धागा बांध दें और पीले लड्डू चढ़ा दें और हनुमान जी को अपना गुरु मान लें। तो गुरु दीक्षा लेते साथ ये आपका अलाइन हो जाएगा। और इसके बाद फिर सिंह लग्न और सिंह राशि की बात करें तो सिंह लग्न वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बन रहा है 8वें घर में। अब 8वां घर देखिए, ऐसे तो मृत्यु भाव बोलते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं, ये लॉन्जिविटी का भाव है, यानी कि ये आपके जीवन का भाव है। जीवन आपका कितना है, कैसा है, उसको दिखाता है। तो ये मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भाव है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 8वां घर है तो ये, क्योंकि ये लेसन्स देता है हमको पीड़ा के माध्यम से। तो 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो नेचुरल सी बात है, बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि पीड़ाएं देगा, और दे भी सकता है, लेकिन फिर कहूँगी कि डरने की बात नहीं है। अगर आपने अलाइन किया है तो डरने की बात नहीं है। अलाइनमेंट भी बताऊँगी। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 8वें घर में। दृष्टि जो जा रही है वो 10वें घर में जा रही है, तीसरी दृष्टि। 7वीं दृष्टि जो जा रही है वो दूसरे भाव धन भाव में जा रही है, और उसके बाद 10वीं दृष्टि जो जा रही है वो 5वें भाव में जा रही है। तो यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है। एक तो क्योंकि परिवार यानी दूसरा भाव परिवार का है, 2 और 5 यूज़ हो रहा है कहीं पे दृष्टि से शनि की, तो शनि शायद परिवार बढ़ाएंगे, संतान होगी सिंह लग्न वालों, सिंह राशि वालों को। दूसरा कि व्यवसाय को देख रहा है तो व्यवसाय बढ़ेगा। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर हम 8वें भाव में ये योग बन रहा है तो हम ये क्यों सोचें कि हमारी मृत्यु या हमें मृत्यु तुल्य कष्ट ही होने वाला है। हम ये सोचें कि हम अपने व्यापार भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, और संतान आ रही है, और ज्ञान बढ़ रहा है, 5वें घर से हमें कोई पूर्व पुण्य मिल रहे हैं। तो हम 8वें और 5वें को देख के ये भी तो सोच सकते हैं कि हम ज्योतिष जैसी कोई विद्या सीखें, नहीं, हम कोई भी एक ऐसी विद्या सीखें, रेकी सीखें, हीलिंग सीखें, कुछ भी अच्छा सा सीखें जिसके कारण हमको ये 5वां और 8वां घर अलाइन हो जाए। जिनको भी ज्योतिष विद्या में आगे बढ़ना है उनके लिए, सिंह लग्न राशि वालों के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। उनको अच्छे गेन्स मिलेंगे इस समय। गेन्स का मतलब जो आध्यात्मिक गेन बोल सकती हूँ वो होंगे। 5वां 8वां घर आपका बहुत बढ़िया अलाइन हो रहा है। अब यहाँ पे दान की बात कर लें। अलाइनमेंट तो ये है कि आप रिसर्च अगर इस समय करना चाहते हैं, किसी को PhD करना है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और हाँ, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि क्या दान देना, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई दान क्या करें। फिर भी तो दान क्या करें, तो सप्तधान्य ने 7 तरह का अनाज जो होता है, सब कलर का आप दालें ले लीजिए, उसमें चावल को शामिल कर लीजिए और जौ को जरूर शामिल कर लीजिए। बाकी आप जितने तरह का अनाज देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये जो हुआ ये हुआ सिंह के लिए। और अंतिम जो है, आज मैं केवल मेष से कन्या का बताऊंगी, और इसके बाद फिर कल मैं कन्या से तुला से लेकर फिर मीन तक का बताऊंगी। तो आज कन्या राशि के लिए लास्ट जो है, कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए जो है, ये जो योग बन रहा है वो बन रहा है 7वें भाव में। आपके 7वें भाव में बन रहा है, यानी वैवाहिक जीवन के भाव में बन रहा है। फिर इसकी दृष्टि जा रही 9वें भाव में, तीसरी दृष्टि शनि की, और इसके बाद फिर 7वीं दृष्टि शनि की लग्न में जा रही है, और इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 4थे भाव में जा रही, गृह सुख के भाव में जा रही। हम अगर निगेटिव सोचते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचेगी और 4था घर यानी हमारा गृह सुख प्रभावित होगा। लेकिन हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि 7वें घर में बन रहा है तो हमारी पार्टनरशिप में वहाँ शनि और राहु आ गए, तो मतलब कहीं ना कहीं अचानक आकस्मिक उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि राहु वृद्धि के कारक हैं। राहु वृद्धि आकस्मिक करते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। तो राहु वहाँ हैं, बैठे हैं शनि के साथ में, प्रोफेशन में अचानक वृद्धि होगी। फिर इसके बाद 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य बढ़ रहा है, नेचुरल सी बात है, भाग्य अचानक बढ़ेगा। और इसके बाद फिर लग्न को देख रहे हैं, तो हाँ, लग्न को जब भी कभी देखना या लग्न पे ये कॉम्बिनेशन बनना ऐसा होता है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो उसके लिए दान की जो है, दान या अलाइनमेंट की जो है वो विधि है, उसको किया जाना चाहिए। लेकिन लग्न को देखने से ये भी होता है कि लग्न को जब राहु या शनि देख रहे हैं तो हम अपने जो व्यापार को अपनी बुद्धि से खूब ज़्यादा बढ़ाना, अपने काम को अपनी बुद्धि से बढ़ाना, हम कैसे आगे बढ़ें ये सोच सकते हैं। अगर हम इस ओर सोच रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको लग्न भी प्रभावित नहीं करेगा। हम नियमित हैं,
हम अपनी जगह जो भी हमारा नियम है हम उससे चल रहे हैं तो और एथिक्स पे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा एथिक्स, उस पे चल रहे हैं तो कभी राहु या शनि खराब नहीं करेंगे। इसके बाद चौथे घर को देख रहे हैं, मकान मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, घर का सुख बढ़ेगा, लग्जरियस आइटम आएगी घर में, अचानक आएगी, बहुत सारी आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज यहाँ तक बात हुई, लेकिन फिर कहूँगी, हाँ यहाँ दान की बात नहीं हुई थी कन्या लग्न में, तो कन्या लग्न कन्या राशि वालों का बता दूं कि दान जो है वो मूंग और जौ का कर सकते हैं, चना और जौ का भी कर सकते हैं, चने की दाल और जौ का। और इसके अलावा जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट केवल ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो एक्सरसाइज शुरू कर दें, नियमित रूप से उठना सोना शुरू कर दें और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, यानी अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दें। यहाँ पे ग्रूमिंग का मतलब चेहरे से नहीं है, लेकिन यह है कि हमारी जब हम कभी भी कोई व्यापार करते हैं या कुछ करते हैं तो हमको अपने ऊपर ध्यान देना होता है, हम कैसे अपना अपना 100% दे पा रहे हैं, अपना 200% दे पा रहे हैं। तो अपनी ग्रूमिंग कैसे करें, अपने आप को स्किल्ड बनाकर, अपने आप को और ज़्यादा जो किसी विषय के प्रति या किसी क्षेत्र के प्रति और ज़्यादा ज्ञानवान बनाकर, तब हम अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो ये सफलता पाने के लिए हमको अपने आप को तराशना पड़ेगा। तो तराशने का है ये वाला जो कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए। तो आज इतनी बात करते हैं। यहाँ एक बात फिर बोलूँगी कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। राहु जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं, बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को आकस्मिक बढ़ा देते हैं कई बार। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही आपके पास आकस्मिक पैसा आता है आप अपने एथिक्स भूल जाते हैं। और ये राहु परीक्षा लेता है आपकी, राहु परीक्षा लेता है कि आपको वो खूब सारा धन दे के देखता है कि आप अब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमेशा सामने केतु हैं, और केतु जो है अध्यात्म का प्रतीक है, केतु देने का प्रतीक है, केतु डिटैचमेंट है। तो ये होना चाहिए कि खूब सारा जब हमारे पास आ गया, हमें खूब प्रेम मिल गया, तो हमें डिटैचमेंट आना चाहिए भीतर से। कैसे कि हमें उस ओर से एक्सपेक्टेशन बंद हो जानी चाहिए। तो इसी तरह राहु आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, जहाँ जहाँ जिस जगह पर उनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शनि राहु का, तो यहाँ समझ लीजिए कि प्रोफेशन के रूप में आपको वो अच्छा दे सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा लेंगे एथिक्स में। और आपको अपने एथिक्स का पालन करना है, आपको अपने संयम का पालन करना है, आपको नैतिकता का पालन करना है। शनि साथ में रह के ये भी बता रहे हैं कि जो अपने सबॉर्डिनेट के प्रति आपको अच्छा व्यवहार रखना है, वरना ये कॉम्बिनेशन बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने एथिक्स का पालन किया है, दूसरा केतु जो है वो इंटेंट है, इंटेंशन है आपका। अगर इंटेंशन अच्छा है, किसी भी बात को लेके, किसी काम को लेके, किसी व्यापार को लेके, किसी भी उपक्रम को लेके अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, तो कभी भी शनि राहु केतु ये गलत प्रभाव नहीं देंगे। और केतु तो खास करके अच्छा इंटेंशन अगर आपका रहता है तो आपको बहुत कुछ देते हैं, राहु को बैलेंस भी करते हैं वो, इसलिए बहुत बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 29 मार्च के बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैली हैं और अब चल रहा है बहुत सारा यूट्यूब में, छप्पर फाड़ के देगा या मृत्यु तुल्य मृत्यु आ सकती है, ऐसे सब खतरनाक और पिशाचों के फोटो भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो इनसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई पिशाच योग, कोई ऐसा योग आपके जो हैं, आपके जो अपने कमाए हुए कर्म हैं, आपके जो अच्छे कर्म हैं, आपने जो दुआएं कमाई हैं, आपने जो शुभकामनाएं कमाई हैं, आपने जो आशीर्वाद कमाया है बड़ों से, ईश्वर से, उससे बड़ा नहीं है। तो उन कॉम्बिनेशंस के लिए डरे मत, सबको अलाइन करें और फिर मुझे बताएं कि ये कैसा रहा, ये जो 1 महीना है मई तक का। और विदेशों से व्यापार कई लोग करेंगे, कई लोगों की बहुत प्रोफेशन हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में वो जाएं, विदेश यात्राएं होंगी बहुत सारी, क्योंकि राहु हैं, अच्छा देंगे। तो बताइए इसके बाद कैसा रहा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कुछ नया शुरू हुआ और आपने ये अलाइनमेंट किए, दान भी करिए जो बताया है, दोनों करिए। और इसके बाद कल मैं बताऊँगी, कल बल्कि कुछ घंटों के बाद ही हो सकता है बता दूं कि जो, क्योंकि बहुत 2 दिन बाद ही है, मैं थोड़ी लेट हूँ ये बनाने में वीडियो। तो कन्या से लेके यानी तुला से लेके कन्या तक मैंने बता दिया, तुला से लेकर मीन तक का जो है वो मैं आपको फिर बताती हूँ। नमस्कार।